अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का, वो है इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, इंडेंचर्ड लेबर क्या होते हैं, ये इंडेंचर्ड लेबर्स कौन थे, ये लोग कहाँ से आए थे, वो हमने डिस्कस किया था पार्ट फर्स्ट में। ये लोग कहाँ से आते थे, कहाँ जाते थे, कौन ले जाता था उनको, ये सारा हमने पढ़ लिया पार्ट फर्स्ट में। और उसमें हमने पढ़ा कि इन इंडेंचर्ड लेबर्स को अलग अलग कंट्रीज में लिया जाता था। तो ठीक है, तो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में इनको लिया जाता था। बाद में हम देखते हैं तो वहाँ पे क्या सलूक किया उनके साथ, वो भी हमने पढ़ा। वहाँ पे उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था इंडेंचर्ड लेबर्स को। जो बाउंडेड लेबर्स होते थे, कंट्रैक्टेड लेबर्स होते थे, 5 साल के लिए काम करते थे। तो पहली बात ये थी कि वहाँ जब ये लोग उनको दूसरी कंट्री में ले जाते थे एजेंट्स, और एजेंट्स ने जो उनको बताया था कि वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस भी अच्छे होंगे, बाकी चीज़ें वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगे, लेकिन वो सब झूठ निकला। तो नतीजा ये निकला कि जब ये लोग दूसरे कंट्रीज़ में चले गए, कैरिबियन आइलैंड्स में चले गए या अदर कंट्रीज़ में, साइलान है जिसको हम आज श्रीलंका कहते हैं, मलेशिया है, तो जब ये लोग वहाँ पे चले गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो वर्किंग कंडीशंस था दैट वाज वेरी हार्श वर्किंग कंडीशंस थे। तो तब जाके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग वहाँ से भाग भी नहीं सकते थे। कहाँ भागेंगे, कब तक भागेंगे? दूसरी तरफ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो 5 साल के लिए हम काम पर जाते थे। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फाइनली जो इंडेंचर्ड लेबर था उसको ये बताया गया कि ये न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी था। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था पहले वाले टॉपिक में, पहले पार्ट में। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब इससे आगे क्या हुआ। अब हम देखेंगे कि ये जो लोग थे कंट्रैक्टेड लेबर्स थे, अब ये दूसरे कंट्री में काम करते थे, लेकिन वहाँ पे उनको अब मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। डिफिकल्टीज, दे फेस डिफिकल्टीज। तो कौन सी डिफिकल्टीज उनको वहां पे आ गए? इनके जो राइट्स हैं वो नहीं दिए जाते थे, इनको एक्सप्लॉइट करते थे। सपोज अगर कोई लेबर बीमार होता था, बाद में इसको डबल डिडक्शन करते थे, या उसको छोड़ते नहीं थे कि फिर भी उसको अगर बीमार होता था फिर भी उसको काम पे ले जाते थे। तो इसमें हम देखते हैं कि जब डिफिकल्टीज आते हैं तो उस आसना में उन्होंने क्या किया था, तो डिस्कवर्ड देयर ओन वेज ऑफ सर्वाइविंग। जो लेबर्स थे, लेबर्स डिस्कवर्ड देयर ओन वेज ऑफ सर्वाइविंग। हम देखते हैं कि डिफिकल्टीज फेस करने के बाद उन्होंने उसी तरीके से वहाँ पे सर्वाइव करना स्टार्ट किया था कि अगर प्रॉब्लम्स भी होते थे तो किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को हम फेस करेंगे। तो इसमें बचने की क्या गुंजाइश होती थी उस समय में। तो कहते हैं ना कि फंस गया तो फरकना क्या, तो ये लोग तो फंसे हुए थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब उन्होंने कुछ वेज, कुछ मेथड्स अप्लाई किए थे कि किस तरह हम यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। बाद में हम देखते हैं बहुत सारे इनमें ऐसे भी थे जो कि वहाँ से चले गए, escaped into the wild, जब हार्श कंडीशंस होते थे, हार्श वर्किंग कंडीशंस होते थे, कुछ लेबर्स ऐसे थे जो कि वहाँ पे रातों रात चले गए, जंगल में चले गए। तो बाद में हम देखते हैं कि इनमें से जब कुछ लोग चले गए तो ठीक है, बाद में इनको वापस ले जाते थे, ये लोग वाइल्ड में जाते थे, उनको वापस लाते थे। तो वापस लाने के बाद इनको पिटाई करते
थे। तो जो कि आपने पढ़ा होगा कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुई थी, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे आसाम में, उन्होंने भी उस मूवमेंट के बारे में सुना था। बाद में वो लोग रातों रात वहाँ से चले गए, तो बाद में इनको भी वहाँ पे वापस लाया गया था। इसी तरह यहाँ पे भी इनके साथ हुआ था। अब उन्होंने सोचा था कि कब तक भाग जाएंगे, कहाँ भाग जाएंगे, तो भूखे प्यासे कब तक रहेंगे। इस चीज के लिए अब उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला था। कहा कि इसका कोई इलाज करना है, कोई न कोई सॉल्यूशन ढूंढना था इस चीज के लिए। तब जाके इनके जहन में कौन सा सॉल्यूशन आ गया, तो वह हम लिखेंगे। दे डेवलप्ड इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन। डेवलप्ड individual and collective self expression जो कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन है या कलेक्टिव आइडेंटिटी है, ये कैसे उन्होंने डेवलप की। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। सब अलग अलग जगह से आए थे। कुछ लोग बिहार से, कुछ यूपी से, कुछ सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया से आए थे। तो अब उनका यही मानना था कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। थोड़ा सा वही टॉपिक आप रिवाइज करिए आप अपनी जगह पे, अपने दिमाग में। तो ठीक है, यहाँ पे ये कहानी बनते हैं कि जब एक लाठी की गठी होती है तो उसको तोड़ने में मुश्किलात होते हैं, वो हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। इसके बरक्स अगर अलग अलग लाठी होंगे तो वो हम इजीली तोड़ते हैं। गोया कि ये लोग अब सारे मिल चुके थे। उन्होंने अब सोच लिया था कि किस तरह हम सेंस ऑफ जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है उसको डेवलप करेंगे। उनका कहना था वी हैव रिक्वायर्ड टू हैव कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए उन्होंने कैसे डेवलप की थी। सारे लोग मिल गए थे कुछ नया फॉर्म देने के लिए उसको। तो वहाँ पे हम देखते हैं अब उन्होंने क्या किया था कि जो ओल्ड और न्यू कल्चरल फॉर्म उन्होंने दी थी। ओल्ड प्लस कल्चरल फॉर्म, इसमें उन्होंने जो ओल्ड ट्रेडिशन उनका था, जो ओल्ड कल्चर था, और बाद में ये दूसरी जगह पे चले गए, वहाँ का कल्चर उन्होंने देखा, वहाँ के जो इसी तरह से उन्होंने वहाँ पे देखे थे। तो उन दोनों को मिला के उन्होंने एक नई शेप दी थी, नया कल्चर बनाया था। वो हम एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे। इन ट्रिनिडाड, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, जो बाउंडेड लेबर्स थे, तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि जो एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन वहाँ पे हो रहा था, एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन, तो मुस्लिम कम्युनिटी का एक सेक्ट है जो कि इस मुहर्रम को सेलिब्रेट करते थे, जो वहाँ के जो ये लोग होते थे। तो अब वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, तो जो राइटर्स कार्निवल, जो अब उन्होंने वहाँ पे उसको एक नई टर्म दी थे, राइटर्स कार्निवल कॉल्ड होसे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी मुहर्रम मनाते थे, तो वहाँ पे उन्होंने अब उसको एक नई टर्म दी, हौसे। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, इसमें हम देखते हैं कि जो वहाँ पे वर्कर्स थे, उन सबों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। गोया कि जो वर्कर्स ऑफ ऑल रेसेस थे, वर्कर्स ऑफ ऑल रेसेस and religion
joined it. तो सब वर्कर जो थे, तमाम रेसेस जो थे, तमाम रिलीजन के जो लोग थे, उन्होंने इस चीज़ में शिरकत की, इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो लोगों ने अलग अलग कल्चर को मिक्स किया था और कुछ नया बनाकर लाया। तो इस तरीके से हम देखते हैं उन्होंने कलेक्टिव आइडेंटिटी जो थी वो वहाँ पे न्यू फॉर्म उसको दी थी। तो सेकंड एग्जांपल जो थी जिसके ज़रिए से हम ये समझ सकेंगे कि उन्होंने अब वहाँ पे डिस्कवर किया, किस तरीके से उन्होंने नए वेज वहाँ पे डिस्कवर किया वहाँ पे सर्वाइविंग के लिए। तो दूसरा जो है सेकंड एग्जांपल सेकंड एग्जांपल जो है वो है प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ रास्ताफारिनिज्म। तो जो रास्ताफारिनिज्म है ये क्या है, ये एक्चुअली जिस तरह मुस्लिम कम्युनिटी का एक सेक्ट था, यहाँ पे मुहर्रम जो हमने बताया था तो ये सेलिब्रेट कर रहे थे, तो इसी तरह जो रास्ताफारिनिज्म जो था ये क्रिश्चियनिटी का एक अलग सेक्ट है, ये क्रिश्चियनिटी का एक अलग सेक्ट है। इस एग्जाम्पल के जरिए से भी हम ये समझ सकते हैं। तो अब जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन उन्होंने बनाया था रास्ताफारिनिज्म का, तो ये किस चीज़ पर लाइट रोशनी छोड़ती थी, गोया कि इट रिफ्लेक्ट्स द सोशल एंड कल्चरल लिंक। जो प्रोटेस्टेंट्स थे ये इन्हीं से बिलोंग करते थे। It reflects the social and cultural link with Indian migrants to Caribbean. गोया कि जो रास्ताफारिनिज्म था, अब ये क्या था, ये रोशनी डालता था, रिफ्लेक्ट करता था सोशल और कल्चरल लिंक जो था किनका, इंडियन माइग्रेंट्स का। वो उसको यहाँ पे जो कैरिबियन में रहते थे, तो जो इंडिया से आए थे कहाँ पे, कैरिबियन में, और जो कैरिबियन लोग थे इन लोगों के बीच में जो कल्चरल लिंक को इस्टेब्लिश किया था वो इसी रास्ताफारिनिज्म के जरिए से हुआ था। गोया कि ये एक लिंक बनाता था, ये एक ब्रिज का काम करता था कि जो इंडियन लेबर्स वहाँ पे थे उनका जो कल्चर था और जो कैरिबियन लोगों का जो कल्चर था, इनको मिलाने के लिए ये रास्ताफारिनिज्म जो है ये वहाँ पे हेल्प करता था उनको। तो अनदर एग्जाम्पल जो है, तो किस तरह से उन्होंने वहाँ पे डिस्कवर किया था वे कि हम वहाँ पे रहेंगे, चटनी म्यूजिक। तो जो चटनी म्यूजिक था ये अनदर एग्जाम्पल थे। तो इसमें हम देखते हैं ये वहाँ का म्यूजिक जो था, अगर आप यूट्यूब पे देखोगे जो चटनी म्यूजिक है ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस म्यूजिक में आप इनके सॉन्ग्स में आप सुनोगे जो भोजपुरी लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो इसमें आपको मिलेंगे इस चटनी म्यूजिक में। वो कैसे, वो यही है कि जो यहाँ के जो लोग वहाँ पे चले गए तो उनके जो वर्ड्स हैं वो उन्होंने बाद में ऐड किए थे। गोया के जो चटनी म्यूजिक था ये भी एक एग्जाम्पल थे, तो जिससे हम देखते हैं कि अब उन्होंने वहाँ पे डिस्कवर किया था ये वेज कि किस तरह हम यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। तो भाग भी नहीं सकते थे ये लोग। अब हम देखेंगे कि ये जो लोग वहाँ पे सेटल हुए थे ये कौन थे, और जो हम देखते हैं कि अब उन्होंने जो वेज डिस्कवर किए थे सर्वाइविंग के लिए, बाद में उन्होंने क्या किया था। इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे जो इंडियंस थे, लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस सेटल्ड इन दीज कंट्रीज। जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने वहाँ पे एक नया कल्चर बनाया था, नई लैंग्वेज
या बाकी चीज उन्होंने वहां पे बनाए थे। इस चीज को हम ये लोग कौन थे, ये यही इंडेंचर्ड लेबर्स थे। तो यहाँ हम इन एग्जाम्पल्स के जरिए से कहते हैं दीज आर द फॉर्म्स ऑफ कल्चरल फ्यूजन, दीज कल्चरल फॉर्म्स ऑफ कल्चरल फ्यूजन और पार्ट ऑफ मेकिंग अप ग्लोबल वर्ल्ड। ये जो हम अभी पढ़ रहे थे कि चाहे चटनी म्यूजिक हो या रस्ताफारिनिज्म हो या एनुअल मुहर्रम जो कि हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ये हमने पढ़ा, इसमें ये वही जिक्र हैं। तो ये सब जो हैं, ये जो फॉर्म्स ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन हैं, फ्यूजन्स हैं, ये एक हिस्सा था किस चीज़ का, मेकिंग अप ग्लोबल वर्ल्ड। तो इसके साथ हम देखते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द इंडेंचर्ड लेबर्स वहाँ पे थे वो वहाँ पे ही बाद में सेटल हुए थे। तो गोया कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल सेटल्ड इन दीज कंट्रीज, लार्ज नंबर ऑफ इंडियन लेबर्स सेटल्ड इन दीज कंट्रीज। इसमें हम देखते हैं कि कंट्रैक्ट खत्म होने के बाद जो ज्यादातर इंडेंचर्ड लेबर्स थे, वर्कर्स थे, दे स्टेड इन देयर कंट्रैक्ट्स। तो मोस्ट लार्ज नंबर ऑफ जो इंडियंस थे वो सेटल हुए थे इन्हीं कंट्रीज में, कैरिबियन जो आइलैंड्स थे वहां पे ये लोग सेटल हुए थे। कंट्रैक्ट के बाद में भी ये लोग सेटल वहां पे हुए थे। उनमें हम आज भी देखते हैं कि कुछ इंडियन डिसिडेंट जो थे, इंडियन जिनके ओरिजिन इंडिया से थे, इंडियन डिसिडेंट्स, तो वो हमें देखने को मिलता है एनएस नायपॉल। तो इसके बारे में आपने सुना भी होगा, ये विनर था, नोबेल प्राइज विनर था, नोबेल प्राइज विनर एनएस नायपॉल। तो इसकी जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो इसके जो फादर्स, ग्रैंडफादर्स थे वो भी इंडिया के थे, जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट लेबर में वहां पे चले गए थे। बाद में वो लोग वहीं पे सेटल हुए थे, बाद में इनका जन्म हुआ था। या इसके बाद भी हम देखते हैं कि जो वेस्ट इंडीज के जो क्रिकेटर्स थे, जैसे कि चंद्रपाल था या राम नरेश सरवन था, ये लोग नाम से ही हम देखते हैं कि ये जो नाम्स हम यहाँ पे देखते हैं वेस्ट इंडीज के जो क्रिकेटर्स थे, क्रिकेटर्स, तो एक इसमें आता था एस चंद्रपाल, एंड राम नरेश सरवन। ये नाम से ही हम देखते हैं कि शायद ये इंडियंस होंगे। बाद में जब हम इनकी हिस्ट्री देखते हैं तो इनके जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स थे वो इंडिया के थे, तो बाद में वो इंडेंचर्ड लेबर के दौर में वो बाद में वहां पे ही सेटल हुए थे। वॉइस या नेम जो साउंड इनका करता था, इस चीज से भी हमें ये पता चलता था कि ये इंडियंस होंगे। तो बाद में हम देखते हैं फ्रॉम 1900s, जब 1900 स्टार्ट हुए थे, 20th सेंचुरी स्टार्ट हुए थे, जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने अपोज किया था इस इंडेंचर्ड लेबर के खिलाफ। उन्होंने आवाज उठाई थी जब उन्होंने सुना कि जो यहाँ पे ये लोगों को दूसरे कंट्रीज में ले जाते थे काम करने के लिए, बाद में इनके साथ वहाँ पे ये हार्श वर्किंग कंडीशंस होते थे, इनको ये लोग सताते थे। तो इंडियन जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने अपोज किया था, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, इंडियन नेशनलिस्ट लीडर। तो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर जो थे उन्होंने बिगेन अपोज किया था किस इस सिस्टम को, जो कि इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम यहाँ पे था। तो फाइनली ये जो न्यू एरा था स्लेवरी का, जिसको हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे या इंडेंचर्ड लेबर जो होता था, इट वाज फाइनली एबॉलिश्ड इन 1921। तो इसको कब एबॉलिश किया गया था? एबॉलिश्ड इन 1921 में उसको एबॉलिश किया गया था। तो उसके साथ ही हम देखते हैं कि ये जो टॉपिक हैं ये इसी के साथ ख़त्म हुआ था।
तो ये सब रिलेटेड है एक्चुअली राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से, और जो 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि वर्ल्ड की इकॉनमी कैसे राइज हुई थी। इसके बाद जो टॉपिक है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, अब हम देखेंगे कि सिर्फ इंडियंस को इंटेंचर्ड लेबर के लिए लिया जाता था तो वर्ल्ड में नहीं। उसके बाद जो टॉपिक है वो है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये लोग, इनके अपनी बिजनेस होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।